नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विथ अवर अमेजिंग सब्जेक्ट दैट इज, पढ़ो, दिस इज द सिंबल साई, साइकोलॉजी। सो आज के साइकोलॉजी क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस फैंटास्टिक चैप्टर कॉल्ड एज होशियारी। कौन कितना होशियार है ना, होशियारी क्या होती है, इंटेलिजेंस क्या होता है, ओके उस बारे में हम बात करेंगे। इस चैप्टर के शुरुआत में वी विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन, जहां हम इंटेलिजेंस का डेफिनेशन समझेंगे। उसके बाद हम जाएंगे पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। और फिर उसके बाद हम चलेंगे मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। फिर हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। यहां हम ये सीखेंगे कि कौन कितना इंटेलिजेंट है। थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में या हम ये सीखेंगे कौन शाना है और कौन 1.5 शाना है। नहीं समझे? 1.5 शाना बोले तो 1.5 शाना। एनीवे ओके फाइन, जोक्स अपार्ट, मस्ती मत करो, ध्यान दो बच्चों, ठीक है। सो यहां हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की, कौन कितना इंटेलिजेंट है। ओके ये मेजर किया जा सकता है। सो यहां पर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको आईक्यू के बारे में सिखाऊंगा, इंटेलिजेंस कोशेंट। ओके देन इसके बाद हम देखेंगे कि भाई इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए कौन सी अलग अलग टेस्ट अवेलेबल है, दैट इज नंबर 4। नंबर 5 इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे न्यू ट्रेंड्स इन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में भी नया नया ट्रेंड आया है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। बच्चों एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो चीज जो किसी मटेरियल की नहीं बनी है। जैसे मैं तुझे पेंसिल दे दिया, रबर दे दिया, किताब दे दिया, ठीक है। सो ये सब क्या है, ये मटेरियलिस्टिक गिफ्ट है, ये मटेरियल वाला गिफ्ट है। बट मैंने तुझे अपना अटेंशन दे दिया, मैंने तुझे थोड़ा केयर दे दिया, प्यार दे दिया। अब प्यार, केयर, अटेंशन ये सब एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट यानी ये कोई मटेरियल नहीं है, ओके राइट। सो उसमें एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस आएगा। सोशल इंटेलिजेंस यानी सोसाइटी से रिलेटेड इंटेलिजेंस के बारे में हम बात करेंगे। और इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही मस्त वाला पार्ट रहेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस। आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन और पर्सपेक्टिव ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा बाकी के पार्ट का स्वाहा कर देंगे। इंटेलिजेंस का पहले इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन। इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी टू थिंक ऑन एब्स्ट्रैक्ट लेवल। एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे सोचने की क्षमता को इंटेलिजेंस बोलते हैं, ओके। अब ये जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन किसने दिया था? सो दिस वाज गिवन बाय लीविस टर्मैन, भूलना मत बेटा। लीविस टर्मैन के हिसाब से इंटेलिजेंस वो क्षमता होती है जो आपको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे सोचने की पूरी एबिलिटी देती है बेटा, ओके। नेक्स्ट, अब एक और महान साइंटिस्ट है जिनका नाम था डेविड वेस्लर। डेविड वेस्लर ने इंटेलिजेंस का डेफिनेशन दिया था। वो बोलते थे इंटेलिजेंस इज एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी। एग्रीगेट यानी सब मिला के, ग्लोबल यानी पूरी दुनिया ना, ग्लोब यानी ग्लोबल यानी सब मिला के। सो एक इंसान का ना सब मिला के टोटल कितना कैपेसिटी है एक इंडिविजुअल का, सो दैट दिस इंडिविजुअल कैन एक्ट पर्पसली, थिंक रैशनली एंड डील इफेक्टिवली। सो एक इंसान का टोटल कैपेसिटी क्या है ताकि वो कोई भी काम किसी मकसद के साथ करे। देखो हम कोई भी काम करते हैं या हमारा कोई भी बिहेवियर होता है,
सो हम क्या बोलते हैं, सामने वाला इंसान बहुत सुलझा हुआ है, बहुत इंटेलिजेंट है। ये हमको कैसे पता चलता है? क्योंकि उसका जो भी बिहेवियर है, उसका जो भी एक्ट है, वो किसी मकसद के साथ होता है। फिर वो जो सोचता है ना, वो रैशनल तरीके से सोचता है। रैशनल यानी बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से सोचता है, और हमेशा ना इफेक्टिवली डील करता है। यानी कोई भी एक्शन ऐसा करेगा जिसका कोई इफेक्ट आना चाहिए, पॉजिटिव इफेक्ट आना चाहिए, उसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस एज पर द डेफिनेशन ऑफ डेविड वेस्लर। सो यहां पर इंट्रोडक्शन खत्म हो गया बेटा, पर्सपेक्टिव्स पे चलते हैं। पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस के है ना दो पर्सपेक्टिव है। कुछ साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि इंटेलिजेंस अपने आप में सिंगल एंटिटी है। एंटिटी यानी पार्ट, यानी टुकड़ा। सो इंटेलिजेंस अपने आप में एक ही टाइप है, एक ही टुकड़े का बना है। बट कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं नहीं, इंटेलिजेंस के बहुत सारे एंटिटी हैं, इंटेलिजेंस के अंदर भी उसके बहुत सारे टुकड़े हैं। ओके, अब इंटेलिजेंस अपने आप में सिंगल एंटिटी है, ऐसा कौन कौन मानता था? तो ये दोनों साइंटिस्ट ले लेना बेटा। ओके, लीविस टर्मैन, डेविड वेस्लर, ओके, और ऑल्फ्रेड बाइनेट। ये तीनों साइकोलॉजिस्ट मानते थे कि इंटेलिजेंस अपने आप में एक सिंगल कंपोनेंट का बना है। वेरएस कुछ साइकोलॉजिस्ट जैसे कि थॉर्नडिक, लुइस थुर्स्टोन, स्टोन सर पत्थर आदमी है वो तो छोड़, ये देख चार्ल्स स्पीयरमैन, स्पीयरमैन सर भाला वाला आदमी है साइकोलॉजिस्ट का नाम है, सब गोरा चाचा है, बहुत होशियार था, हमसे ज्यादा होशियार था। ओके, अब मजाक में बोल रहा हूं बुरा मान जाओगे, बोले सर साइंटिस्ट के नाम से मस्ती कर रहे, मस्ती नहीं कर रहे, सिखा रहे, सुनो ध्यान से। थॉर्नडिक, लुइस थुर्स्टोन और चार्ल्स स्पीयरमैन ये मानते थे कि इंटेलिजेंस के मल्टीपल कंपोनेंट है, मल्टीपल टुकड़े हैं। अब इसमें से थॉर्नडिक मानते थे कि इंटेलिजेंस के तीन अलग अलग टुकड़े होते हैं, तीन अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सोशल इंटेलिजेंस, फिर एक होता है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, और एक होता है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। देखो मैं तुमको ना स्टार्टिंग में एक चीज क्लियर कर देता हूं बच्चों। थॉर्न, ये जो कांटा वाला साइकोलॉजिस्ट है ना, कांटा तीन जगह पे लगा, ये मानता था इंटेलिजेंस का ना तीन कंपोनेंट है। नेक्स्ट स्टोन, एसटी हिंदी में बोलो सात, ये मानता था इंटेलिजेंस के सात अलग अलग टुकड़े हैं। सो सात पत्थर तीन कांटा, याद रखो ओके। और भाला वाला आदमी ये मानता था इंटेलिजेंस के दो कंपोनेंट है, जनरल और स्पेसिफिक, जनरल तरीके का भाला और स्पेसिफिक तरीके का भाला। एंड रेमंड कैटल एंड जॉन हॉर्न ये मानते थे इंटेलिजेंस के दो कंपोनेंट है, ठीक है। और लास्ट में जो हॉवर्ड गार्डनर करके, सर गार्डनर माली, वो तो गार्डन में पानी डालना मांगता है फूल को, इधर क्या आ गया ये माली फूल ना ये बताएगा कि कौन फूल है और कौन बेवकूफ वाला फूल है। ओके, हॉवर्ड गार्डनर ने ये कहा था कि इंटेलिजेंस के 9 अलग अलग कंपोनेंट है, ठीक है। सो इसके 3 कंपोनेंट हो गए। थुर्स्टोन ने बोला था 7 कंपोनेंट है, जिसमें सबसे पहला है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, वर्बल यानी मुंह जबानी, कोई कुछ बोलता है तो उसको समझना, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, किसी की बातों को समझना। जैसे टीचर्स तो सिखाते हैं, पर बहुत बच्चों का वर्बल कॉम्प्रीहेंशन में लफड़ा होता है, इसलिए उनको लेक्चर समझ में नहीं आता है और बोलते हैं टीचर सही नहीं सिखा रहा है पर ऐसा होता है, इंटेलिजेंस का एक हिस्सा होता है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, जहां हमको भाषा तुरंत समझ में आती है या नहीं समझ में आती है। इसलिए फिर हमको कुछ टीचर्स की भाषा आसानी से समझ में आ जाती है, क्योंकि वो टीचर का जो एबिलिटी है, उनकी जो शब्द इस्तेमाल करने की क्षमता है, वो शब्द तुमको आसानी से समझ में आते हैं। सो दैट इज वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। अच्छा, दूसरा होता है वर्ड फ्लुएंसी।
सारे के सारे वर्ड्स को अटक अटक के बोलता है, सोच सोच के बोलता है, कि कंफर्टेबली फ्लुएंट तरीके से बोलता है, उसको बोलते हैं वर्ड फ्लुएंसी। सो वर्ड फ्लुएंसी भी इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है। अगर समझो यही लेक्चर मैं अटक अटक के लूं, ओके, वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करूं, तोड़ मरोड़ के लूं, सो तुम बोलोगे यार ये सर कैसा है, ये सही से नहीं बोल पा रहे हैं, इनको ट्रेनिंग की जरूरत है, बेवकूफ है ये सर। खबरदार मुझे बेवकूफ बोला तो ओके। एनीवे, अब वर्ड फ्लुएंसी के बाद ना नंबर में उनका लॉजिक कैसा चलता है ना, नंबर से रिलेटेड भी इंटेलिजेंस का एस्पेक्ट होता है, ठीक है। नंबर को कैसे मैनिपुलेट कर पाते हैं, कैसे समझ पाते हैं। फिर इसके बाद आता है स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल इंटेलिजेंस में इंडिविजुअल को कहा जाता है कि आप स्पेशियल विजुअलाइजेशन करो। स्पेशल विजुअलाइजेशन यानी जैसे बच्चों मैंने तुमको बोल दिया कि समझो एक एप्पल है, इमेजिन करो मन में एप्पल है, फिर अब इमेजिन करो एप्पल को काट दिया खड़ा खड़ा, उसका 2 टुकड़ा हो गया, तो तुम मन में इमेजिन कर सकता है ना, मन में तुम 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल इमेजेस को इमेजिन कर सकता है। अब सोचो जैसे मैंने तुमको बोला एक ट्राइंगल इमेजिन करो, अब उसके बदले वही ट्राइंगल को बाहर निकाल के बोला उसको सब तरफ से देखो, पिरामिड है वो, सो सब तरफ ट्राइंगल बने उसके, राइट। सो ये जो इमेजिनेशन करने की क्षमता होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशियल विजुअलाइजेशन। जैसे इमेजिन करो अवस्थी सर उड़ रहे हैं, पंख निकल आए अवस्थी सर स्पाइडरमैन बन गया, प्स, प्स, ये सब होता है स्पेशियल विजुअलाइजेशन। एनीवे, अनाप शनाप इमेजिन मत करो, बहुत मार खाओगे। इमेजिन करो कि हमको एग्जाम में फुल मार्क्स आ रहा है, इमेजिन करो हम जिंदगी में कामयाब हो रहा है, ओके राइट, हम कामयाब हो गया, बड़े मंच पे है ना हमारा स्वागत सत्कार हो रहा है, लोग कह रहे हैं और पहला पुरस्कार जाता है आपको। ऐसे इमेजिन करो खुद को पहला पुरस्कार मिल रहा है, जैसे मिस इंडिया मिलता है ना, ऐसा ताज लगता है सिर पे, एंड देन पीपल लाइक वैसा वाला, हाँ ठीक है फाइन। फिर एक होता है एसोसिएटिव मेमोरी, आप कैसे एसोसिएट करते हो, चीजों को लिंक करते हो और याद रखते हो। फिर होता है एक परसेप्चुअल स्पीड, परसेप्शन करने का, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करने की स्पीड। अब जैसे ही लेक्चर शुरू हुआ बहुत बच्चों ने देखा अवस्थी सर चश्मा नहीं पहने हैं, अवस्थी सर बाल ऐसा बना के आए हैं, टाई ये कलर की पहने हैं, ये अक्षर से लिखे, साइकोलॉजी अलग अंदाज में लिखे, थोड़ा आवाज बैठा है अवस्थी सर का, फिर भी लेक्चर ले रहे हैं, ये सारी बातें हैं ना, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। सो ऑब्जर्व करने पे आप कितना सीख सकते हो, उसकी क्या स्पीड है, उसको बोलते हैं परसेप्चुअल स्पीड। और लास्ट है रीजनिंग, किसी भी तरह की हरकत या बिहेवियर का आप क्या रीजन देते हो। जैसे क्लासरूम में आप बात कर रहे हो, टीचर ने बोला ए छोरे क्यों बात कर रहा है, तो अगर तुम मस्ती कर रहे थे तो उस बात को कैसे घुमा के बोल देता, एक्चुअली सर मैं बात नहीं कर रहा था, मैं इससे पूछ रहा था कि यार ये टॉपिक कितना मुश्किल है और सर ने कितना मस्त पढ़ाया ना अपने को। फिर सर भी खुश हो जाता है, हाँ 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 थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, बैठो बैठो। और तू अपने दोस्त को मारता है, देखा मेरा इंटेलिजेंस मार खाएगा मेरे लेक्चर में ऐसा रीजनिंग दिया तो, ओके राइट। सो इसको बोलते हैं रीजनिंग, कि आप रीजन कैसे देते हो। आगे चार्ल्स स्पीयरमैन, चार्ल्स स्पीयरमैन ने फैक्टर एनालिसिस करके एक टेस्ट का मदद लिया, और इस टेस्ट के मदद से इन्होंने देखा कि इंटेलिजेंस के 2 कंपोनेंट है, जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर इज द मिनिमम कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डेली वर्क। रोजमर्रा का जो काम होता है ना, वो काम करने के लिए मिनिमम जितनी क्षमता चाहिए उसको हम बोलते हैं जनरल फैक्टर। यानी रोज उठना, कपड़े पहनना, खाना खाना, जूते का लेस बांधना, टाई पहनना, ओके, चल चल के जाना, रिक्शा रुकाना, ये सब तो मिनिमम कॉम्पिटेंस है ना। ये सारी हरकतें करने के लिए, डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी करने के लिए इतनी क्षमता तो होनी चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं जनरल फैक्टर। स्पेसिफिक फैक्टर इज द कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन स्पेसिफिक एरियाज। अब जनरल फैक्टर के अलावा स्पेसिफिक एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जैसे अगर समझो
पानी का पाइप लीक कर रहा है, राइट, तो प्लम्बर आके उसको रिपेयर करता है। अब ये ही प्लम्बर सुबह उठता है, कपड़े पहनता है, ओके, जूते की लेस बांधता है, ओके, घर से निकलता है। सो डेली रूटीन में जो काम वो कर पाता है, उसके पास काम करने की जो क्षमता है, डेली रूटीन का जो काम है, ओके, वो हो गया जनरल फैक्टर। बट स्पेसिफिकली पानी के पाइप की जो जानकारी है, ओके, वो हो जाता है उसका स्पेसिफिक फैक्टर। ये समझे सब लोग? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रेमंड कैटल एंड जॉन हॉर्न, ये दोनों ने मिलकर बोला था इंटेलिजेंस का है ना दो और टुकड़ा है। एक होता है फ्लूइड कंपोनेंट, दैट इज फ्लूइड इंटेलिजेंस, और एक होता है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस इज डिपेंडेंट ऑन न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट। बात ध्यान से सुनो, ये इंटेलिजेंस ना हमारे न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पर डिपेंडेंट होती है। हमारा ब्रेन किस तरह से डेवलप हुआ है बचपन से लेके अब तक, जब से हमारा शरीर बन रहा था तब से लेके अब तक हमारा ब्रेन कितना विकसित हुआ है ना, उस पर डिपेंडेंट होता है ये इंटेलिजेंस। और ये अक्वायर्ड फैक्टर्स पर इतना निर्भर नहीं होता है, यानी कुदरती तौर पे ब्रेन कितना डेवलप हुआ है ना, वो मैंने कितना सीखा, मेरा कितना तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस उल्टा है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसका ब्रेन कितना डेवलप हुआ, कितना डेवलप नहीं हुआ, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। इसने जिंदगी में बाद में पैदा होने के बाद कितने गुण को हासिल किया, सीखा, एक्सपीरियंस कितना है इसका, राइट। सो ये सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है। लास्ट, हावर्ड गार्डनर ने बोला इंटेलिजेंस के 9 टुकड़े हैं। बात करने की क्षमता, लिंग्विस्टिक, लिंग्वल यानी टंग, ओके, आप किस अंदाज से बात करके लोगों को आकर्षित कर लेते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इस चैप्टर में ना शुरुआत में एक मस्त एक सवाल पूछा है, वही मैं तुमसे पूछता हूं। अगर मैं आपको बहुत सारा पैसा दे दूं, या तो फिर अगर मैं आपको गुड लुक्स दे दूं, खूबसूरती दे दूं, या तो मैं आपको इंटेलिजेंस दे दूं, तो आप ये तीनों में से क्या सिलेक्ट करोगे? ये आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि पैसा, खूबसूरती और इंटेलिजेंस। और लिखने से पहले ये सोच लेना किस आधार पे आप किस फैक्टर को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। यानी अगर आप पैसे वाले हो पर अगर बुद्धू हो तो पैसे आपके पास रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और अगर आप होशियार हो तो आप पैसा जमा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। सो ये तीनों में से तुम क्या सिलेक्ट करोगे? समझो भगवान आपके सामने प्रकट हो गए, अवस्थी देवता गुरु भगवान होता है ना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैंने तुझे चॉइस दे दिया, ए बालक बोल तेरी इच्छा क्या है, तेरे तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ हूं। सर आप देवता हो तो रावण की तरह क्यों हंस रहे हो? स्टाइल है, न्यू ट्रेंड, ओके। तुम्हें खूबसूरती चाहिए, तुम्हें ढेर सारा पैसा चाहिए, या तुम्हें होशियारी चाहिए? मांगो, क्या मांगते हो? कमेंट सेक्शन में लिखो, और ये लिखना कि क्यों। जबान चलाने की जो क्षमता होती है ना, जो इंसान जितना होशियार होता है उतना लिंग्विस्टिक एबिलिटी अच्छी होती है, राइट। नेक्स्ट, मैथ्स सॉल्व करने की प्रॉब्लम भी इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है। स्पेशियल इंटेलिजेंस, स्पेस में आप चीजों को कैसे इमेजिन करते हो मन में। जैसे मैंने बोल दिया, मन में इमेजिन करो घोड़ा दौड़ रहा है, मन में इमेजिन करो हाथी गिर गया। सो बराबर तू हाथी इमेजिन कर रहा है ना, कि कुत्ता बिल्ली इमेजिन कर रहा है, दैट इज स्पेशियल। म्यूजिक से रिलेटेड इंटेलिजेंस भी होती है, ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। बॉडी काइनेस्थेटिक, काइनेटिक यानी मूवमेंट, बॉडी काइनेस्थेटिक ना वो इंटेलिजेंस का हिस्सा होता है जो आपको बताता है आपका शरीर का कौन सा हिस्सा किस पोजीशन में। यानी मैं जानता हूं मेरा शोल्डर डिप्रेस्ड है, गिरा हुआ है, एलिवेटेड नहीं है, एक ऊपर एक नीचे नहीं है, राइट। मेरे लेग्स नीचे की तरफ है, मेरे फिंगर्स ओपन है, फिंगर्स क्लोज नहीं है। सो ये होता है बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। जिसका ये बॉडी पोजीशन का इंटेलिजेंस स्ट्रांग होता है ना, और जो इसको अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, वो लोग अच्छे डांसर होते हैं। सो व्हेनेवर यू सी डांसर्स जो ऐसा ऐसा ब्रेक करते हैं, राइट, एक एक बॉडी पार्ट को ब्रेक कर करके, ओके,
जो अलग अलग तरीके से डांस करते हैं, लाइक माइकल जैक्सन। ओके, सो ये लोग सबका ना एक जमाने में हम भी डांस किया करते थे। सो ये लोग का ना बॉडी काइनेस्थेटिक मूवमेंट बहुत अच्छा होता है बेटा। फिर होता है नेचुरलिस्टिक, कुदरती तौर पे कैसा क्या इंटेलिजेंस है, एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंस के हिसाब से। ओके, आप जहां एग्जिस्ट कर रहे हो ना, एग्जिस्टेंस के हिसाब से आपका क्या इंटेलिजेंस है, इंटरपर्सनल, दो लोगों के बीच में आपका व्यवहार, और इंट्रापर्सनल आपका खुद ही के साथ जो व्यवहार है वो, दैट इज इंट्रापर्सनल। ये समझे बेटा? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। ऑलराइट बच्चों, कंटिन्यू करें। अब जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं ना, ये इस चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये ना तुमको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में मदद करेगा। द टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। किसी इंसान के इंटेलिजेंस को कैसे मेजर किया जाए उस बारे में डिस्कस करेंगे। अब पॉल ब्रोका और फ्रांसिस गैल्टन करके दो साइंटिस्ट थे, जिसने सबसे पहले इंसान के इंटेलिजेंस को मेजर करने के बारे में सोचा। ब्रोका और गैल्टन याद रखना, ये तुमको फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब में आ सकता है। ओके, और एक बात बता दूं, अगर तुम बायोलॉजी पढ़ रहे हो, नर्वस सिस्टम में ना हमारे ब्रेन में एक ब्रोकाज एरिया होता है, विच इज द मोटर स्पीच एरिया। उसी की वजह से हम बोल पाते हैं। वो एरिया में अगर डैमेज हो जाए ना तो आप बोल नहीं पाओगे। हालांकि जीभ, वॉइस बॉक्स से सब नॉर्मल होगा, बट अगर ब्रोकाज एरिया में डैमेज होगा तो नहीं बात कर पाओगे। अब सिर्फ ये पता लगा लेना कि वो जो ब्रोका था वो और ये जो ब्रोका है, दोनों सेम इंसान है कि अलग अलग है। फाइंड इट आउट एंड पोस्ट इट इनटू द कमेंट सेक्शन। ये भी ढूंढ लेना व्हाट इज ग्लोबल एफेजिया। ग्लोबल एफेजिया एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। रेमंड कैटल ने सबसे पहले मेंटल टेस्ट इन्वेंट किया था, यानी इंटेलिजेंस को मापने के बारे में इन दोनों ने सोचा था, बट रेमंड कैटल ने सबसे पहले मेंटल टेस्ट बना दिया। एक इन्वेस्टिगेशन, एक टेस्ट बना दिया जो ये मेजर कर सकता है कि भाई कौन कितना होशियार है, कौन शाना है, कौन 1.5 शाना है, 1.5 शाना है। नेक्स्ट, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इज ऑल्फ्रेड बाइनेट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि इंटेलिजेंस टेस्ट का फादर कौन है, ऑल्फ्रेड बाइनेट, क्योंकि इसने सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट को बनाया। और इसका जो इंटेलिजेंस टेस्ट था ना, वो 3 चीजों पे चलता था, लॉजिक पे, राइमिंग वर्ड्स पे और नेम पे। सो इसने ना अलग अलग पैरामीटर्स के थ्रू लोगों का इंटेलिजेंस मापना शुरू किया। ओके, सो पहला मेंटल टेस्ट के बारे में सोचा इन्होंने, बट सक्सेसफुल टेस्ट बनाया इन्होंने। सो फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इज ऑल्फ्रेड बाइनेट। 1905 में इन्होंने अपना खुद का टेस्ट बनाया था। 1908 में वो रिवाइज किया, उसको इंप्रूव किया गया। 1911 में वापस से उसको इंप्रूव किया गया। नेक्स्ट, लीविस टर्मैन इन द इयर्स 1960 उन्होंने एक टेस्ट बनाया जिसका नाम है स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट। सो ऑल्फ्रेड बाइनेट का जो टेस्ट था ना, सो लीविस टर्मैन स्टैनफोर्ड के साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस टेस्ट को और इंप्रूव किया, इसमें और चेंजेस लाए और उसका नाम रख दिया स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट। अब ये भी तुमको है ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स में पूछेंगे। सो स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट किसने दिया था, लीविस टर्मैन ने। 1937 में इस टेस्ट को रिवाइज किया गया, अगेन इट वाज चेंज्ड इन 1960, इट वाज मॉडिफाइड इन 1972, देन मॉडिफाइड इन 1986 एंड देन इन 2004। एंड इन्होंने ना बाइनेट टेस्ट का जो अपर एज लिमिट है ना उसको एक्सटेंड कर दिया, ज्यादा लोगों के लिए उस टेस्ट को बनाया इन्होंने। ओके, नेक्स्ट 1914 में ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। 1917 में रॉबर्ट यर्क्स करके जो साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने सोच सोच के एक टेस्ट बनाया जिसका नाम है आर्मी अल्फा टेस्ट एंड आर्मी बीटा टेस्ट। अब ये टेस्ट क्या होता है ना, मैं तुमको बता देता हूं। जैसे अगर मुझे तुम्हारी इंटेलिजेंस मापनी है तो मैं तुमको 5-10 मैथ्स के प्रॉब्लम्स दे दूंगा सॉल्व करने के लिए।
फिर 5-10 मैं तुमको थोड़े रंगीन खिलौने दे दूंगा, पजल दे दूंगा, ठीक है। फिर मैं तुमको समझो 5-10 वर्ड्स के राइमिंग ढूंढने बोल दूंगा। फिर 5-10 गाने सुना दूंगा और बोलूंगा लिखो बिना देखे कितना सुना है। सो अलग अलग तुम्हारे दिमाग के पैरामीटर्स को मापने की कोशिश करूंगा मैं। सो ये सब साइंटिस्ट ने भी अपने अपने तरीके से टेस्ट ढूंढा है। अब हर टेस्ट के अंदर ये लोग क्या करते थे वो सिलेबस में नहीं है, सिर्फ टेस्ट किसने ढूंढा है, वो टेस्ट का क्या नाम है उतना याद रखना है। अब इन्होंने, रॉबर्ट यर्क ने जो टेस्ट बनाया था ना, ये क्या चाहते थे कि आर्मी जो है, सोल्जर्स जो है, उनका इंटेलिजेंस भी मेजर किया जाए, उनका रिफ्लेक्स कितना तेज है, उनका नजर और विजन कितना तेज है, कैसे वो निशाना लगा सकते हैं, वो सब। ओके, सो इसको बोलते हैं आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट। 1939 में डेविड वेस्लर ने लाया, ओके, वेस्लर्स बिलीव यू इंटेलिजेंस टेस्ट। वेस्लर क्यों? क्योंकि भाई डेविड वेस्लर ही है। और 1955 में इन्होंने अपने टेस्ट को मॉडिफाई किया और उसका नाम रखा वेस्लर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। अडल्ट का इंटेलिजेंस का मापने का टेस्ट, दैट इज WAIS। 2008 में, ओके, इसका ना, इसी टेस्ट का 4th एडिशन लाया कार्ल पियर्सन ने क्या किया ना, इसको मॉडिफाई किया और इसमें बच्चों को भी शामिल कर लिया। उसका नाम रखा WISC, दैट इज वेस्लर्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट, अल्फ्रेड बाइनेट सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मेंटल एज के बारे में विश्व को बताया। अब मेंटल एज क्या होता है मैं बताता हूं। समझो तुम्हारा दोस्त, तुम 17 साल के हो, तुम्हारा दोस्त भी 17 साल का है, डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक। 17 साल डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक का मतलब होता है यह है तुम्हारा क्रोनोलॉजिकल एज, यानी बायोलॉजिकल एज, जब से पैदा हुआ। तू भी 17 साल का, तेरा दोस्त भी 17 साल का। अब तेरे दोस्त को अक्ल ही नहीं है, बेसिक छोटी छोटी गलतियां करता है वो। सो क्या करता है, स्कूल में जाता है, स्कूल छूटता है तो बाहर यूं ही आ जाता है, तुम उसको बोलता है ए तेरा बैग किधर है, तो बोलता है अरे मैं बैग भूल गया स्कूल में। फिर हम बोलते हैं बैग भी कोई भूलता है क्या, बैग तो हर कोई लेके आता है साथ में, चलो पेंसिल रबर भूल गया तो ठीक है। सो तेरा दोस्त इस तरह की हरकतें करता है, तो एक दिन तू बोलता है यार क्या तू बच्चे जैसा करता है, 17 साल का हो गया है पर तेरा दिमाग 5 साल के बच्चे की तरह है। अब उसको बोलते हैं मेंटल एज। सो उसकी वास्तविक में, एक्चुअली में उसकी उम्र 17 साल की है, बट उसकी मेंटल एज कितनी है, 5 साल की। इस मेंटल एज के बारे में सबसे पहले अल्फ्रेड बाइनेट ने बताया था। अल्फ्रेड बाइनेट ने क्या किया ना, इन्होंने तरह तरह के ऐसे एक्टिविटीज रखी थी और टेस्ट रखी थी जो एज ग्रुप के लोगों को दे दिए। जैसे छोटे बच्चे, उनके लिए अलग एक्टिविटी रखी, बड़े बच्चों उनके लिए अलग एक्टिविटी रखी। अब जैसे अगर तू 17 साल का है, सो 17 साल का बच्चा क्या क्या एक्टिविटीज कर सकता है, जैसे कुछ पजल दे दिया तुमको, कलर पहचानने बोल दिया, कुछ मैथ्स के सम्स दे दिए। सो अगर 17 साल के उम्र के बच्चे ये सारे के सारे पजल, मैथ्स के सम, कलर पहचान सकते हैं और तू भी पहचान सकता है, यानी तेरा बायोलॉजिकल एज भी 17 है और तेरा मेंटल एज भी 17 है। बट अब 17 साल की उम्र में अगर तू 20 साल के उम्र के जो बच्चे हैं उनकी एक्टिविटीज कर पा रहा है ना, तो तेरी बायोलॉजिकल एज यानी क्रोनोलॉजिकल एज 17 साल है पर तेरी मेंटल एज 20 साल है। मेरी बात ध्यान से सुनो। समझो 14 साल का बच्चा है, 9th स्टैंडर्ड में है। अब 9th स्टैंडर्ड में होके 14 साल का होके उसको 10 साल के बच्चों का जो मैथ्स है ना वो भी नहीं आता है। 10 साल के बच्चे जो जो एक्टिविटी करते हैं ना उतना भी मुश्किल से आता है। सो 14 साल की उम्र भूल जाओ, 13 साल की उम्र की एक्टिविटीज भूल जाओ।
सो वो 9 साल के जो बच्चे हैं ना उनकी तरह बिहेव करता है। तो भले ये 14 साल का है, इसका क्रोनोलॉजिकल एज 14 साल है, 14 ईयर्स, बट इसका मेंटल एज इज 9 ईयर्स। उसी तरह से समझो, वही 9th स्टैंडर्ड में एक और बच्चा है, बहुत तेज है, तेरे मेरे जैसा ओके अब ना ये 9th स्टैंडर्ड में होके 12th स्टैंडर्ड का बायोलॉजी पढ़ रहा है, अवस्थी सर के लेक्चर देखता है और कमेंट सेक्शन में लिखता है, सर बहुत अच्छा लेक्चर था, मजा आ गया। फिर मुझे पता चला, अरे तुम तो 9th स्टैंडर्ड में हो, तुम ये 12th स्टैंडर्ड का लेक्चर क्यों देख रहे हो? तो बोलता है, सर मुझे बायो बहुत समझ में आता है, अवस्थी सर के सारे लेक्चर समझ में आते हैं। अब ये 14 साल का बच्चा ना 17 साल के बच्चे का प्रॉब्लम्स, उसके लर्निंग को हैंडल कर सकता है। तो इसका बायोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज 14 ईयर्स है, बट इसका मेंटल एज है 17 ईयर्स। ये समझे? इसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज इंटेलिजेंस कोशेंट। इंटेलिजेंस कोशेंट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं आईक्यू। आईक्यू की सबसे पहले डिस्कवरी की थी जर्मन साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम है विलियम स्टर्न। इस पे शॉर्ट नोट डेफिनेटली आएगा। विलियम स्टर्न ने क्या बोला था कि आप किसी भी इंसान का मेंटल एज ले लो, उसको डिवाइड करो बाय क्रोनोलॉजिकल एज। सो मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वो इस इंसान का आईक्यू होगा। सो आईक्यू का फॉर्मूला ये, मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सो सपोज फॉर एग्जांपल, एक बच्चा ना 10 साल का है, बट उसका दिमाग इतना तेज है ना कि वो 15 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनके एक्टिविटीज को मैच कर सकता है। सो भाई इसकी मेंटल एज कितनी हुई? 15 साल। और ये है बायोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज कितना है? 10 साल। इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 कट जाएगा, 15 इंटू 10 कितना होगा? 150। सो इसका आईक्यू कितना है? 150। नॉर्मल आईक्यू एवरेज इंसान का ना 90 से लेकर 109 यानी अंदाज 110 तक होता है। और जिसका आईक्यू 110 के ऊपर है ना, वो ऊपर है और जिसका आईक्यू कम कम होते जाता है ना, वो उतना ही कम इंटेलिजेंट होता है। ठीक है? अच्छा, इसका शॉर्टकट दिया रहेगा MA, दैट इज मेंटल एज, एंड CA यानी चार्टेड अकाउंटेंट भप क्रोनोलॉजिकल एज, रिमेंबर। सो मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 करना है आपको। और ऐसे 3-4 एग्जांपल दे देना, खुद से एग्जांपल दे देना। रमेश इज a 10 years old. Ramesh can do activities of 15-year-old students. So his IQ is 150. Ramesh is above average, much more intelligent child, God gifted child. ये समझे बेटा? ओके, नेक्स्ट। अब ये जो सेक्शन है ना इंटेलिजेंस टेस्ट का, इस पे ब्रीफ आंसर भी आता है, इस पे ऑब्जेक्टिव्स भी आता है। किसी भी इंसान का अगर हमको इंटेलिजेंस मेजर करना है तो उसका इंटेलिजेंस कैसे मेजर करें? सो इंटेलिजेंस टेस्ट 2 तरह की होती है, बेस्ड ऑन मेथड के हिसाब से, एंड बेस्ड ऑन मटेरियल के हिसाब से। अब मेथड के हिसाब से अगर मैं एक बार में एक ही इंसान की इंटेलिजेंस को मेजर करता हूं तो उसको मैं बोलूंगा इंडिविजुअल टेस्ट। और एक बार में अगर स्कूल में जाके 50-100 बच्चों का एक साथ अगर मैं इंटेलिजेंस मेजर करता हूं तो उसको मैं बोलूंगा ग्रुप टेस्ट। सो ये दोनों मेथड पे बेस्ड है। मेथड वैसा जहां आप एक ही इंसान का टेस्ट कर रहे हो, मेथड वैसा जहां आप बहुत सारे लोगों का साथ में टेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट, मटेरियल के हिसाब से भाषाओं के आधार पे अगर मैं टेस्ट करूंगा तो उसको वर्बल टेस्ट बोलेंगे, और भाषाओं को छोड़ के किसी और मटेरियल का इस्तेमाल करूंगा तो उसको नॉन वर्बल टेस्ट बोलेंगे। अब तुमको एग्जाम में क्या पूछेंगे मालूम है? तुमको ना मैच द कॉलम में इंडिविजुअल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट, ये सब में अलग अलग साइंटिस्ट लोग ने बनाए जो टेस्ट है ना वो आते हैं।
सो कौन सा इंडिविजुअल टेस्ट है, कौन सा ग्रुप टेस्ट है? जैसे तुमसे पूछेंगे आर्मी टेस्ट क्या है, वर्बल है, नॉन वर्बल है कि इंडिविजुअल है, तो भाई आर्मी यानी सब बहुत सारा सोल्जर्स का एक साथ टेस्ट कर रहे हैं ना, सो दैट इज ग्रुप टेस्ट। ओके, अब इंडिविजुअल टेस्ट में आता है बाइनेट टेस्ट, वेस्टलर्स टेस्ट, भाटियाज टेस्ट, आर्थुर्स टेस्ट एंड कोज ब्लॉक टेस्ट। सिर्फ साइंटिस्ट का नाम याद रख, पूरे टेस्ट का नाम मत याद रख, चलेगा? ठीक है, एग्जाम में इतना ओन वर्ड्स में लिख देने का कि यहां हम लोग एक बार में एक ही इंडिविजुअल का टेस्ट करते हैं। इसका एग्जांपल है बाइनेट, वेस्टलर, भाटिया, आर्थुर, कोज टेस्ट। ग्रुप टेस्ट का दो एग्जांपल है, आर्मी टेस्ट और रेवेंस टेस्ट। वर्बल टेस्ट में आर्मीज टेस्ट है और ये वेस्टलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ओके, सो ये हो गया वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल में है ना दो टाइप है, एक होता है परफॉर्मेंस टेस्ट और एक होता है पेपर पेंसिल टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट का एग्जांपल है एलेक्जेंडर्स टेस्ट एंड मेरिल पाल्मर्स टेस्ट एंड डॉक्टर भाटियाज टेस्ट। और पेपर पेंसिल टाइप ऑफ टेस्ट का एग्जांपल है रेवेंस टेस्ट। बेटा मैं वापस से बोल रहा हूं, अगर ब्रीफ आंसर भी आया तेरे को ये सब लिखना है कि एग्जांपल्स ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट ये सब है, ग्रुप टेस्ट का एग्जांपल ये है, वर्बल टेस्ट का एग्जांपल ये, परफॉर्मेंस टेस्ट का एग्जांपल ये और पेपर टेस्ट का एग्जांपल ये। एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। इंडिविजुअल में बाइनेट, बी और बी याद रख लो, बाइनेट और भाटिया। ओके, फिर उसके बाद वेस्टलर्स, आर्थर और कोज टेस्ट। इधर आर्मी और रेवेंस टेस्ट, इधर वर्बल में आर्मी और WAIS। परफॉर्मेंस में आएगा एलेक्जेंडर, मेरिल, पाल्मर्स, डॉक्टर भाटियाज टेस्ट और यहां रेवेंस टेस्ट। अब आखिरी पॉइंट, हर शॉर्ट नोट में ना ये एग्जांपल तो तुझे बाय हार्ट करना है, बट हर टेस्ट में ना तुझे उसका पॉजिटिव यानी एडवांटेजेस और नेगेटिव यानी डिसएडवांटेज लिखना है। और मैं तुझे बताऊं ना सबसे कमाल की बात, इसका जो एडवांटेज है ना यहां उसका ऑपोजिट रहेगा, वो इसका डिसएडवांटेज होगा, और इसका जो डिसएडवांटेज है ना वो इसका एडवांटेज होगा। सेम चीज, इसका जो एडवांटेज है वो इसका डिसएडवांटेज होगा नॉन वर्बल का, और वर्बल टेस्ट का जो डिसएडवांटेज है वो इसका एडवांटेज होगा। यानी अब तू ध्यान से एक एस्पेक्ट सुन ले, एग्जाम में आराम से 2-3 पेज भर देने का, इंग्लिश में घुमा घुमा के लिखते रहने का इसको, ठीक है? इंडिविजुअल टेस्ट, अब जैसे तू बैठा है मेरे सामने, मैं तेरे अकेले का टेस्ट कर रहा हूं, तेरे को मैंने डॉट डॉट दे दिया ऐसा, नंबर 1 2 3 4 और बोला इसको जोड़ो, तूने जोड़ा तो एक पिक्चर बन गया, समझो किसी डॉग का फेस बन गया, और नीचे क्वेश्चन है कि क्या पिक्चर बन गया है, तो तुम लिख दिया डॉग। सो ये टेस्ट तू पास हो गया। फिर तेरा मैथ्स का थोड़ा टेस्ट कर लिया, जनरल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, ऐसे अलग अलग तरह के एक्टिविटीज दे दिए मैंने तुझे। अगर मैं सिर्फ तेरा टेस्ट कर रहा हूं ना तो इसका फायदा क्या है मालूम है? तेरा और मेरा रैपो अच्छा रहेगा, अपना रिश्ता अच्छा हो रहेगा, क्योंकि मैंने इंडिविजुअली तुझे देखा है, तुझे परखा है, तुझे जाना है। नेक्स्ट, मैं तेरा एक्सप्रेशन भी देख सकता हूं। जब मैथ्स आएगा तब तू यार शी यार क्या ये करने का प्लस माइनस, तो मैं समझ जाता हूं तेरे एक्सप्रेशन से तुझे ये नहीं जमता है, राइट? तो मुझे तेरे एक्सप्रेशंस भी पता चलते हैं टेस्ट के दौरान, तेरा क्रिएटिविटी भी पता चलता है, जिस तरह से तू लिखता है, ड्रॉ करता है, वो भी मुझे पता चलेगा। बट ये टेस्ट का नेगेटिव क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है। अब तेरे जैसे अगर 5000 लोग हैं तो मैं एक एक बच्चे के पीछे टाइम देगा ये टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए, तो कितना टाइम जाएगा ना बेटा? सो टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट, और टाइम कंज्यूमिंग है, अगर हर एग्जामिनर एक एक इंडिविजुअल के पीछे टाइम स्पेंड कर रहा है ना तो उतना चार्ज भी होगा, सो बहुत महंगा पड़ जाता है, इट इज कॉस्टली। और इसमें स्किल्ड एग्जामिनर की जरूरत पड़ती है कि एग्जामिनर को उतना हुनर होना चाहिए कि वो बारीकी से नोटिस करे कि इसका मैथ्स के टाइम कैसा एक्सप्रेशन था, बायोलॉजी सॉल्व करने के टाइम कैसा एक्सप्रेशन था। ओके, राइट? सो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया। अब ग्रुप टेस्ट, सब छोटे छोटे बच्चे हैं, सबके सामने मैंने बलून रख दिया, उनको बोला चलो बच्चों फुग्गा फुलाओ, सब फुलाने लगे। अब सब में से 3-4 जन ने नहीं फुलाया, सो बलून वाले एक्टिविटी में है ना, जिसने नहीं फुलाया उसको है ना मार्क्स नहीं मिलेंगे, बाकी सबको 1-1 मार्क्स मिलेगा। सो इस तरह के अलग अलग एक्टिविटीज रखे जाते हैं, ये तो खाली मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज रखे जाते हैं इसमें ग्रुप में, और देखा जाता है कि कौन परफॉर्म कर पा रहा है, कौन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। फिर पता चलता है हाँ ये पूरा ग्रुप, समझो यही आर्मी है, तो बोला सोल्जर्स सावधान, सब खड़े हो गए, सोल्जर्स मार्च पास, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, सोल्जर्स गन लोड करो, सोल्जर्स शोल्डर पर रखो गन, सोल्जर्स उड़ा दो बूम। इससे पता चलता है भाई
कौन कितना विजिलेंट है, अलर्ट है, जागरूक है। तो मैं बोलता हूं हाँ, ये आर्मी का जो ग्रुप है, ये आर्मी का जो बैच है ना, ये बहुत ही शार्प है। तो इसको हम लोग है ना हाई लेवल के रखेंगे। ये थोड़ा गए बीते लोग हैं, इसमें इनको छोटा मोटा काम दे देते हैं। ओके, सो ग्रुप टेस्ट में क्या होता है, ऑपोजिट लिखने का। ग्रुप टेस्ट का एडवांटेज क्या होगा कि उसमें ज्यादा टाइम खर्चा नहीं होगा, उल्टा लिखने का इसका। ओके, सस्ता पड़ता है क्योंकि एक बार में आप सबका टेस्ट कर लेते हो, और उसमें कोई स्किल्ड एग्जामिनर की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर को बता देगा ये बोलना है पूरे ग्रुप को, वो लोग करेंगे अपने हिसाब से। उसका डिसएडवांटेज क्या है कि आपका रैपो नहीं रहता। अब इतने सारे लोग हैं, अगर 500 लोग हैं तो आप इंडिविजुअली तो किसी को जानोगे नहीं, उसका एक्सप्रेशन भी नहीं देख पाओगे, उसका क्रिएटिविटी भी नहीं देख पाओगे। ओके, आगे वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट में कैसा होता है ना कि वर्बल, उसमें लैंग्वेज बहुत मेन रहता है। सो वर्बल टेस्ट का फायदा क्या है ना, अगर मैं तुमको अलग अलग एक्टिविटीज दूं और हिंदी में तुमको समझाओ, तुमको हिंदी आती है, तो ये टेस्ट हिट है। तो ये टेस्ट का एडवांटेज ये हो जाएगा कि मैं तेरा हायर फंक्शंस देख सकता हूं, तेरा मेमोरी कैसा है, स्पीच कैसा है। ओके, तू बड़ा होके आगे स्पीच दे पाएगा स्पीच कंपटीशन में। ओके, इंटरव्यू में कैसा है, नर्वस होगा नहीं होगा, वो सब हायर फंक्शन पता चलता है। एवरेज और बिलो एवरेज इंडिविजुअल में फर्क पता चलता है। एग्जाम में इसको लिखना है इंग्लिश में, मैंने एकदम शॉर्ट में कंप्रेस करके नोट्स दिए तुझे। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर समझो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, किसी को इंग्लिश आता ही नहीं है, और मैंने इंग्लिश में टेस्ट लिया, तो भाई वो तो समझेगा नहीं कि ये टेस्ट में मैं क्या बोल रहा हूं, क्या करना है करके। अगर कोई दूसरे कल्चर से आया, समझो कोई अफ्रीका से आया, नाइजीरियन, बोलता है सर विच लैंग्वेज यू स्पीक, आई डोंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज प्रॉब्लम। राइट, तो हम हिंदी बोले मराठी बोले उसको नहीं समझेगा ना, राइट। ओके, सो अगर कोई अलग कल्चर से आ रहा है, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम, किसी का लैंग्वेज अलग है, ठीक है, साउथ इंडिया में जाके तुम हिंदी बोलेगा, इतना नहीं समझ में आएगा बेटा। और अगर सामने वाला बच्चा है, उसको नहीं समझ में आ रहा लैंग्वेज, तो तुम्हारा टेस्ट फेल हो जाएगा। सो वर्बल टेस्ट का डिसएडवांटेज ये सब है। अब नॉन वर्बल टेस्ट में उल्टा लिखो। नॉन वर्बल टेस्ट का फायदा क्या होगा कि इलिटरेट लोग पे भी कर सकते हैं हम, अलग अलग कल्चर वाले लोग भी कर सकते हैं ये टेस्ट। लिंग्विस्टिक, अगर सबकी भाषाएं अलग अलग है तो फिर भी चलेगा, और छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भाषा मेन नहीं है। एक्टिविटीज इस तरह से होगी जिसमें लैंग्वेज का समझना और लैंग्वेज का होना मायने नहीं रखता है। नेक्स्ट, इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये हायर फंक्शंस एवरेज और बिलो एवरेज में फर्क नहीं कर पाएगा। ये समझा बेटा? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ऑलराइट बच्चों, लेट्स कंटिन्यू नाउ। लास्ट पार्ट है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ वेरियस इंटेलिजेंस टेस्ट। इस पे अगर शॉर्ट नोट आया ना, मेन पॉइंटर्स मैंने लिख दिए हैं, सिर्फ इतने पॉइंटर्स पढ़ के जाना, और हर पॉइंटर के अंदर इंग्लिश में अपने हिसाब से ओन वर्ड्स में स्टोरी लिखते रहने का, भरते रहने का। अब ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, तरह तरह की टेस्ट है, जिससे हमको पता चलेगा भाई कौन होशियार है, कौन कम होशियार है, किसको कौन से फील्ड में, किसी को मैथ्स में तकलीफ हो रही है, किसी को हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने में तकलीफ हो रही है, किसी को ड्राइंग पसंद है। सो इंटेलिजेंस टेस्ट कर करके ना हमको पता चलता है कि भाई कौन होशियार है, कौन कम होशियार है, किसका कहाँ ज्यादा हुनर है और किसका कहाँ पर हुनर नहीं है। तो इसका फायदा क्या है, ये जान के हम क्या करें? तो देख कितना इजी है। नंबर 1, इफेक्टिव स्कूलिंग, ये स्कूल में बड़ा काम आ जाएगा। सो इससे क्या होगा ना, एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स में फर्क पता चलेगा अपने को। सो एवरेज स्टूडेंट्स को उनके हुनर के हिसाब से वैसा करियर बता सकते हैं, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स का उनका शायद कुछ और हुनर होगा, एकेडमिक्स में इतना अच्छा नहीं कर पा रहे होंगे। सो उस हिसाब से वो काम आ जाएगा, ठीक है। टीचर्स और स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप इंप्रूव होगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि एक टीचर एक स्टूडेंट से हद से ज्यादा उम्मीद करे, जबकि वो स्टूडेंट का हुनर ही नहीं है उस फील्ड में। ये समझ गए? सो ये स्कूल में काम आ जाएगा। सो दैट इज इफेक्टिव स्कूलिंग। इसको है ना 3-4 लाइन में डिस्क्राइब कर देना। नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ एडिंग। मेंटल हेल्थ एडिंग यानी डॉक्टर जब किसी पेशेंट की दवाई कर रहा है, सो पेशेंट कितना दुखी है, कितना सैड है, कितना डिप्रेशन में है, कितना उत्सुक है अपने ट्रीटमेंट को लेके, कितना हिम्मत रखा है कि मैं बीमारी से लड़ूंगा, कितना हिम्मत हार गया है, ये सब अपने को पता चल जाएगा। और मेंटल हेल्थ एडिंग, एडिंग यानी मदद करना, खास करके ये
रिहैबिलिटेशन में काम आएगा। अब बहुत से लोगों को कैसे ना शराब की आदत होती है, सिगरेट की आदत होती है, ड्रग्स की आदत होती है। सो रिहैबिलिटेशन सेंटर जब उनको भेजते हैं इस लत, इस नशे को छोड़ने के लिए, ठीक है, तो जब वो इस आदत को छोड़ता है ना, तो माइंड से वो पेशेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत तकलीफें होती हैं। उसको बोलते हैं विड्रॉल सिंड्रोम। विड्रॉल सिंड्रोम में क्या होता है ना, जब कोई पेशेंट अचानक से शराब पीना बंद कर देता है, ड्रग्स लेना बंद कर देता है, तो पूरे शरीर में बेचैनी होती है उसको, छाती के अंदर हार्ट में पैल्पिटेशंस, धड़ 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 होने लगता है, घबराहट होती है, नर्वसनेस होने लगती है, हाथ पैर एकदम थरथराने लगते हैं, कांपने लगते हैं, ठीक है, और बहुत अजीब सी तलब लगती है उनको अल्कोहल की, ड्रग्स की। सो ऐसे में रिहैबिलिटेशन के टाइम पे अगर मैंने इंटेलिजेंस टेस्ट किया होगा ना, तो मुझे पता चलेगा कि इस फेज में ये पेशेंट क्या सोच रहा है, इसका मेंटल स्टेटस क्या है, ये किस हद तक पॉजिटिव है, किस हद तक नेगेटिव है। सो वो अपने को काम आ जाएगा किसी की मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट, इफेक्टिव पेरेंटिंग। हर पेरेंट्स का सपना है मेरा बच्चा डॉक्टर बने, हर पेरेंट्स का सपना है मेरा बच्चा फर्स्ट आए। अरे भाई, सब कोई अगर फर्स्ट आएगा तो लास्ट कौन आएगा? सो ना, जब हम ये इंटेलिजेंस टेस्ट कर देते हैं ना, तो कैसे हमको पता चलता है, फिर हम पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं कि देखिए, आप ये उम्मीद मत रखो आपके बच्चे को मैथ्स में 100 में से 100 आएगा, राइट, क्योंकि उसका मैथ्स में हुनर ही नहीं है। आपका बच्चा फोटोग्राफी में बहुत अच्छा है, आप उसको फोटोग्राफी की लाइन में भेजो। आपका बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा है। सो इंटेलिजेंस टेस्ट ना हमारे दिमाग को आजमा के ये बता देता है कि हमारा हुनर किस तरफ बनता है। सो हमारे पेरेंट्स जो है ना, वो हमसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, यानी जो चीज मुमकिन नहीं है वो उम्मीद नहीं करें। अब आज को मैं डॉक्टर हूं, अगर मेरे पेरेंट्स मुझसे उम्मीद करते कि नहीं भाई तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम आईआईटी में चले जाओ, तो मेरा नहीं मन लगता है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स ये सब मुझे नहीं समझ में आता है, राइट। अपने को सिर्फ एक ही आता है, यो यो बायो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो। सो टेंशन लेने का काय को, जब अभी पढ़ रहा है साइको। ओके, सो यहाँ क्या होता है ना कि फिर मेरे माता पिता अगर मुझसे कुछ और उम्मीद कर रहे हैं और मेरा हुनर किसी और तरफ है, तो मेरे माता पिता और मुझ में जो रिश्ता है ना, वो रिश्ते में बहुत तकलीफ आएगा। तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी जो उम्मीदें हैं, जो आशाएं हैं, जो एक्सपेक्टेशंस है, वो अनरियल है। सो इसको है ना ओन वर्ड्स में डिस्क्राइब करके 3-4 लाइन में, ओके, तेरे पेरेंट्स तुझसे क्या उम्मीद कर रहे हैं और तेरा क्या दुख दर्द है ना, वो भर देना। नेक्स्ट, करियर काउंसलिंग में काम आता है, सो दैट आप अपने जिंदगी में हमेशा राइट चॉइस करो करियर का। अब मैं डॉक्टरी में आ गया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था। अगर मुझे जबरदस्ती चार्टर्ड अकाउंटेंट बना देते हैं तो मैं उधर कामयाब नहीं हो पाता, फ्रस्ट्रेट हो जाता, फिर मैं कोसने लगता, अपने टीचर को कोसता है तू गंदा पढ़ाता है, खुद को कोसता है मेरे को समझ में नहीं आता, अपने माता पिता को कोसता कि तुमने मेरे को डाल दिया ये फील्ड में, फिर मम्मी एक झापड़ मार देती, फिर उसके आगे क्या बोलते हैं हम। राइट, इसीलिए ना करियर काउंसलिंग में बड़ा काम आता है, ताकि आप राइट फील्ड सिलेक्ट करो, गलत डिसीजन नहीं लो, समय बर्बाद मत करो, पैसा बर्बाद मत करो, और आप नाकामयाब नहीं हो। You should not be unsuccessful, you should not waste money, you should not waste your time, you should not waste your life. Okay? Next, vocational counseling में काम आता है। vocational हर इंसान के occupation से related होता है। अब मैं डॉक्टर हूं, उसके साथ साथ मैं टीचर हूं, राइट, बट मुझसे है ना अब जबरदस्ती, मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझसे ना अगर जबरदस्ती कोई काम करवाया जाएगा, जैसे अगर समझो कोई बैंक में है, ओके, अब बैंक में ना वो क्या लोन डिपार्टमेंट में काम करना चाहता है, बट उससे जबरदस्ती है ना स्टाफ का काम करवा रहे, ए इधर आ, स्टेपलर लेके आ, ए वो टाचनी उधर रख दे, ए ये पेज उठा के उधर रख दे। सो वो क्या है ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि वोकेशनल काउंसलिंग में कैसा होता है ना, हर इंसान अपने ऑक्यूपेशन में बहुत सिलेक्टिव होता है कि मैं ये तरह का काम करना चाहता हूँ। फिर क्या होगा, इस बैंकर का अभी क्या होगा, खड़ा होने लगेगा, ये एब्सेंट होने लगेगा, जॉब में छुट्टी मारने लगेगा, झगड़ा करने लगेगा, नाखुश हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा।
सो है ना, सही तरीके का अगर इंटेलिजेंस से टेस्ट करें तो हमको पता चलता है कि हम मेडिकल में जा सकते हैं, मेडिकल में भी डॉक्टरी में जाए, कि नर्सिंग लाइन में जाए, कि फार्मेसी में जाए। ओके, सो इस हिसाब से ना आपको एक फील्ड के अंदर भी ऑक्यूपेशनल चॉइसेस मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वोकेशनल काउंसलिंग, विच कैन अवॉइड अननेसेसरी एब्सेंटिज्म इन जॉब प्रोफाइल एंड इट कैन अवॉइड डिससैटिस्फैक्शन इन जॉब। काम को लेके असंतुष्ट होना, ये सब नहीं होगा। सो बच्चों, तुमको यही सब डिस्क्राइब करना है। मैंने जो बोला है ना उसको प्रॉपर इंग्लिश में ओन वर्ड्स में लिख लेना। ये मैंने ज्यादा भरा नहीं यहाँ पे, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनेगा उसका। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं न्यू ट्रेंड्स की। इंटेलिजेंस में ना नया नया ट्रेंड आया है, जिसमें थॉर्नडिक ने एक नया इंटेलिजेंस निकाला जिसको बोलते हैं सोशल इंटेलिजेंस। जब भी हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं ना, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में ये आता है, कितना परसेंटेज आया 10वीं में। हमारे रिलेटिव साल भर कैसा है ना, मेंढक की तरह हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ओके, जमीन के अंदर घुसे रहते हैं, पर जैसे अपना एसएससी का रिजल्ट आता है ना, इनको लगता है मॉनसून सीजन आ गया, बाहर कूद के बाहर आ जाते हैं, भाभी कितना मार्क्स आया, कितना परसेंटेज आया बच्चे को। फिर हम बोलते हैं हमारे बच्चे को ना 89.88% आया। तो रिलेटिव्स बोलते हैं हाँ बस, मेरे बच्चे को तो ना 89.91% आया। एंड वी आर लाइक, हैं सेम ही तो है ना। रिलेटिव्स। ओके, सो इंटेलिजेंस की बात करें ना, तो लोग इंटेलिजेंस को यूजुअली मार्क्स से मेजर करते हैं कि कितना मार्क्स आया तो इंटेलिजेंट है, मार्क्स नहीं आया तो इंटेलिजेंट नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है। अब इंटेलिजेंस के ना नए नए एरियाज आ रहे हैं। थॉर्नडिक ने बोला था सोशल इंटेलिजेंस नाम की भी कोई चीज होती है। आप समाज में कितने होशियार हो, आपका समाज में किसके साथ कितना व्यवहार है। अब समझो एक इंसान है जिसको 91% आया, उसको पूरा स्कूल जानता है। अब एक इंसान है जो फेल होता है, बट उसको पूरा मोहल्ला, पूरा एरिया जानता है, 10 स्कूल के लोग जानते हैं, क्योंकि वो सबसे व्यवहार बना के रखता है। अब सोशल इंटेलिजेंस में ना कार्ल एल्ब्रेक्ट ने कहा था, 2 तरह का बिहेवियर होता है हमारा समाज में। एक होता है टॉक्सिक बिहेवियर, यानी हानिकारक बिहेवियर, और एक होता है नरिशिंग बिहेवियर, यानी पॉजिटिव बिहेवियर। टॉक्सिक बिहेवियर में बहुत सारे लोग देखो समाज में कैसे रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे आस पड़ोस में, बिल्डिंग में, स्कूल में, ऑफिस में, राइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो है ना किसी की वैल्यू नहीं करते, डी वैल्यू करते हैं। अरे तू तड़ाक से बात करता है, ए वेटर इधर आ, तेरे को बोला ना चल पोछा मार, चल उठा, गलत लैंग्वेज। ए वॉचमैन इधर आ, चल ये गाड़ी हटा, समझता नहीं है, गाउटी भाग इधर से। यू सी दैट एक्सेंट। हम तो ऐसा कभी सोचते भी नहीं है। हमारे यूपी में ना एक बात बहुत अच्छे से सिखाई जाती है, भाषा, लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट। तमीज से बात करो, ओके, और कमीज से बात करो। नेक्स्ट, नॉन कॉपरेशन, कभी भी साथ नहीं देते हैं। हम जाके रिक्वेस्ट करते हैं, आंटी हमको ना क्रिकेट खेलना है, तो आप अपना कांच खिड़की थोड़ा बंद कर लोगे। आंटी से नहीं, मैं क्यों बंद करूं खिड़की, धूप आना चाहिए घर में। कॉपरेट नहीं कर रहे, वेकेशन है, बच्चों को खेलना है, थोड़ा खिड़की बंद कर लो ना, खेल पाएंगे, बीच में आ रही है आपकी खिड़की, राइट। नेक्स्ट, डिस्करेज, हमेशा लोगों को है ना प्रोत्साहित नहीं करते, उनको डीमोटिवेट करते हैं। बोलते तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, अरे तू जा रहे, तू ऐसा ही है, तू रहने दे, तेरे से नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाए, तुम गांव चले जाओ, सामान बांध लो, ठीक है। नेगेटिव टॉक, हमेशा किसी ना किसी के बारे में ना पीठ पीछे बुरा बोलते हैं। सो ये लोग क्या होते हैं, इनका बिहेवियर टॉक्सिक है हमारे समाज में। अब नरिशिंग बिहेवियर वाले लोग कौन होते हैं, जो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, तू तड़ाक नहीं करते हैं, प्यार से बात करते हैं, उनके तू में भी ना प्यार होता है। जब अवस्थी सर बोलता है ना कि तेरे मेरे रिश्ते की बात है, तू जरा ध्यान दे, तो ये तू में फिक्र है, प्यार है, ढेर सारा आशीर्वाद है। ओके, सो रिस्पेक्ट। इसके साथ साथ ये लोग हमेशा ना कॉपरेट करते हैं। इनसे अगर कहा जाएगा ना कि सर गणपति है,
सोच रहे बिल्डिंग में गणपति लाए तो ये पैसा देते हैं, अरे ये लो मेरी तरफ से एक्स्ट्रा पैसा लाओ, धूमधाम से करते हैं, लाइटिंग का बंदोबस्त मैं करता हूँ, डीजे भी मैं ले आता हूँ, डीजे बजाएंगे, सब लोग नाचेंगे, ढिंके टिके ढिंके टिके, नासिक ढोल ढिंग टक ढंग ढिंग चक। ओके राइट। सो ऐसे लोग होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, मतलब सोच के मुझे मजा आ जाता है, ऐसे लोग रहे ना समाज में बहुत अच्छा रहे। सो हमेशा कोऑपरेट करते हैं, हमेशा लोगों को एनकरेज करते हैं, ओके, और हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं। अब कार्ल एल्ब्रेक्ट ने बोला था कि ये बहुत बुरे होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ जो बीच में होते हैं ना, कभी कभार ऐसे कभी कभार ऐसे, वो एवरेज बच्चे होते हैं, एवरेज होते हैं सोशल इंटेलिजेंस के तौर पे। नेक्स्ट, जो लोग सोशली ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना, पीपल विथ हाई सोशल इंटेलिजेंस, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? अगर इस पे शॉर्ट नोट पूछा ना ओन वर्ड्स में लिखने का, तो तुम ये सोच लेना कि तुम्हारे समाज में ना ऐसा कोई इंसान है, बिल्डिंग में ऐसा कोई इंसान है जो बहुत हंसमुख है, सबसे प्यार से बात करता है, घर से निकलता है स्माइल करता है, सबको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, कैसे हो अंकल, कैसे हो आंटी, ओके, सबसे अच्छे से बात करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सोशली इंटेलिजेंट पर्सन। अब कोई भी ज्यादा सोशली इंटेलिजेंट होगा ना, तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी, उसकी क्या क्या क्वालिटी होगी, ओन वर्ड्स में लिखने का। जरूरी नहीं ये सब वर्ड्स लिख, आइडिया ले ले खाली, यहां से ये रटना नहीं है, ओन वर्ड्स में लिखने का, ठीक है। सो यहां है ना, हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, एक तो है अंडरस्टैंडिंग, कि वो लोग बहुत समझदार होते हैं, इंटरैक्टिंग, हमेशा लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, ओके। नेक्स्ट, एक्सप्रेशंस, इनके एक्सप्रेशन, आप इनसे बोलोगे ना, अरे अंकल मेरा ना साइकिल टूट गया करके, सो इज लाइक, अरे साइकिल टूट गया बेटा, रुक मैं काम से आता हूं, फिर रिपेयर करने की कोशिश करता हूं, राइट। तो इनके एक्सप्रेशन से आपको पता चलता है इनको फिक्र है आपकी बातों में, आपकी बात सुन रहे हैं, ये एक्सप्रेशन अच्छे होते हैं, दे आर गुड लिसनर, शांति से सुनते हैं बात, दे आर गुड स्पीकर, अच्छे से लोगों को समझाते भी हैं, दे आर वेरी गुड इन एक्सेसिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को भांप लेने में बहुत अच्छे होते हैं, ओके। फ्लेक्सिबल होते हैं, हमेशा जब जब आप जाते हो तो मदद करते हैं, गोल ओरिएंटेड, अपनी जिंदगी में हमेशा अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, नेगोशिएट अच्छा कर पाते हैं। अब दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, ये बोल रहा है कि इसके घर पे टीवी का आवाज बहुत आता है, ये बोलता है कि नहीं मेरे को कैसा है ना टीवी यही आवाज पे चलाना है। अब दो पड़ोसी लड़ रहे हैं, तो ये आके झगड़ा शांत कर देते हैं, तो ये बहुत अच्छा नेगोशिएट कर पाते हैं और रिलेशनशिप को एनहांस करते हैं, रिश्तेदारी और व्यवहार को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसे लोगों को हम बोलेंगे सोशली इंटेलिजेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक लड़का है जिसको है ना लेट्स से 90% आता है, टॉप करता है स्कूल, और टॉप करने के बाद ना वो बड़ा पोस्ट पे पहुंच जाता है, एक आईआईटी इंजीनियर बन जाता है, बट उसके बिल्डिंग में जब हम जाते हैं ना, पूछते हैं भाई ये कहाँ रहते हैं, देन पीपल है ये कौन है करके, उसका फोटो दिखाते हैं, इसको देखा है क्या करके, दे ये कौन है, ये तो घर से निकलता ही नहीं है, कभी कब निकलता है कब आता है पता ही नहीं चलता है। सो इसका है ना सोशल इंटेलिजेंस बहुत कम है। बट उसी जगह पे ना एक इंसान है जो स्कूल में ठीक ठाक था, ओके, अब ये क्या है ना, ये सामाजिक कार्यकर्ता बन जाता है, लोगों की मदद करता है, कोरोना में जाके लोगों को कपड़े देता है, खाने को देता है, गरीबों की मदद करता है। रास्ते पे जहां पर भी कोई तकलीफ में ना, और हम पूछ ले कि भाई ये कौन है, तो सब लोग अच्छा ये, अरे ये तो अपने अवस्थी जी है, यहीं रहते हैं, आओ आओ हम बताते हैं, बहुत अच्छे हैं। यू गेट दैट पॉइंट, ओके। सो ऐसा होता है बेटा। अच्छा नेक्स्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस ना एक नया ट्रेंड है। अब इंटेलिजेंस यानी सिर्फ मार्क्स लाना नहीं, इंटेलिजेंस यानी सिर्फ समाज में इंटेलिजेंट होना नहीं, इंटेलिजेंस यानी इमोशनली भी इंटेलिजेंट होना। जॉन मेयर और पीटर सेलोवेरी ने सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया था, और इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज, इसको फेमस किया डैनियल गोलेमैन ने, ओके। डैनियल गोलेमैन ने इसको पॉपुलराइज किया, और ये लोग ने क्या डेफिनेशन दिया, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, मैं तुमको समझाता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। समझे फॉर एग्जांपल एक बड़ा बिजनेसमैन है, ओके, एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसका ड्राइवर बोलता है साहब मेरी बेटी बहुत बीमार है, तो आज मैं नहीं आ पाऊंगा, तो बिजनेसमैन उसको डांट देता है, क्या आज नहीं आ पाओगे, कल से जॉब पे मत आना करके उसको निकाल देता है। ये एक सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन, एक सीधा साधा आदमी है, महीने का मुश्किल से 10,000 कमाता है, उसको ना ये आदमी आके बोलता है यार मेरी बेटी बहुत बीमार है, तो ये आदमी अपनी तरफ से ना ऐसे 500 रुपए 1000 रुपए दे देता है, ये ले दवाई कराओ, वो डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। अब ये इंसान ना कम पैसे कमा रहा है, बट ये इंसान इमोशन को समझता है,
ये इंसान ज्यादा कामयाब है पर ये इमोशन को नहीं समझता है, इसलिए ना लोग इसके साथ ज्यादा जुड़े नहीं रहते। लोग ज्यादातर इस तरह के इंसान के साथ जुड़े होते हैं क्योंकि ये इमोशन को समझता है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि आप खुद के और दूसरे के इमोशन को पहले परखो, परसीव करो, उसको समझो और उसके मुताबिक आप अपना व्यवहार करो, उसके मुताबिक आप एक्ट करो। इसको हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये बात समझे सब लोग? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब जो लोग इमोशनली ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, उनकी क्या क्या क्वालिटी होती है? वो हमेशा है ना माइंड से स्टेबल होते हैं। और जो लोग पुअरली इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो लोग माइंड से हमेशा अनस्टेबल होते हैं। हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग बहुत पेशेंट होते हैं, संयम रखते हैं, घाई नहीं करते कोई चीज में। और जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस कम होता है ना, बहुत इम्पेशेंट होते हैं। अब जैसे अवस्थी सर लेक्चर बना रहे हैं, अब लेक्चर बनाने के बाद अवस्थी सर की एक असिस्टेंट है जो टाइपिंग का काम करती है। अब अवस्थी सर ने अनाउंस कर दिया कि साइकोलॉजी के सारे लेक्चर्स बनाए जाएंगे, ठीक है, तो टाइपिंग कर करके नोट्स रेडी करके देती है और साथ साथ में लेट से वो थोड़ा बहुत अवस्थी सर को हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, हालांकि अवस्थी सर को कोई हेल्प नहीं करता, ये स्टैंड ऐसे ही लगा है, इसके ऊपर मोबाइल ऐसे ही लगा है। ओके, अवस्थी सर वन मैन आर्मी, रिमेंबर। बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब मैंने है ना सबको बोल दिया कि देखो साइकोलॉजी के 8 लेक्चर्स ना आने वाले 8 दिन में हो जाएंगे। बट अचानक से वो बोलती है सर मेरे पापा बीमार है तो मैं 2-3 दिन काम नहीं कर पाऊंगी। अब मैं उसको डांट देता हूँ, अरे मैंने इधर लोगों को बोल के रखा है ये वो ये एक बिहेवियर है, राइट? यानी मैं इम्पेशेंट हूं, मुझे बराबर टाइम पे सब कुछ काम चाहिए, तो ये एक तरीके का बिहेवियर है। दूसरा, मैं बड़े पेशेंस और संयम के साथ बोलता हूँ, ठीक है बेटा एक काम कर, पापा को मेरे क्लिनिक ले आ, मैं उनकी दवाई कर देता हूँ, पैसे वैसे का फिक्र मत करना, परेशान मत होना, ठीक है, पहले दवाई करा लो, सब ठीक से। तो बोलती है सर लेकिन और टाइपिंग का और आपके लेक्चर्स का, तो मैं बोलता अरे देखेंगे। फिर मैं लेक्चर्स में आके सबको समझाता हूँ, देखो लेक्चर्स में थोड़ी देरी हो जाएगी, थोड़े पर्सनल प्रॉब्लम्स थे जो हम खुल के नहीं बताते, जताया नहीं जाता है ये सब। ओके, ये सब मन में रखा जाता है। यू गेट दैट पॉइंट? ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं हायर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड लोअर इमोशनल इंटेलिजेंस। आगे बढ़ते हैं। ये लोग हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, यानी पॉजिटिव सोचते हैं, और ये हमेशा पेसिमिस्टिक होते हैं, ये हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। इनके पास ना हर प्रॉब्लम का सलूशन है, इनके पास हर सलूशन का प्रॉब्लम है। ये इंडिपेंडेंट होते हैं बेटा, ये डिपेंडेंट होते हैं, ये हमेशा खुश होते हैं, ये हमेशा है ना दुखी, रोतले होते हैं, दुखी आत्मा। एंथुसियास्टिक होते हैं, ये एपैथेटिक होते हैं। इन लोगों से बोलेंगे ना समाज में, अगर सोसाइटी में, बिल्डिंग में, कि चलो पिकनिक रखते, सब लोग जाते हैं, एंड दे आर लाइक चलो छुट्टी ले लेता हूं काम से, एंड दीज पीपल लाइक ए तू जाना, नहीं तो घटिया आइडिया लेके आता है, हमेशा उखड़े उखड़े एक कोने में रिजर्व आइसोलेटेड रहते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये दिमाग से हमेशा शांत रहते हैं, काम रहते हैं, और ये लोग ना हमेशा रेस्टलेस रहते हैं। जिंदगी में संतुष्ट है, जिंदगी में डिससैटिस्फाइड है, संतुष्ट नहीं है। ओके, चलिए, तो ये हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस, जो न्यू ट्रेंड ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें 3 टाइप है, पहला सोशल इंटेलिजेंस, दूसरा इमोशनल इंटेलिजेंस, और तीसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है मशीन, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, रोबोट हो गया, तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स हो गए, ओन वर्ड्स में लिखना इसको। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है ना, हालांकि बहुत सी बार ये कोशिश की गई है ये बताने की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के इंटेलिजेंस को रिप्लेस कर सकता है, बट ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्लान ए से बी अगर इंफॉर्मेशन डाल दिया ना तो वो वही करता है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है द ग्रेट रजनीकांत, यही रास्कला। ओके, अब ये है ना, रजनीकांत की मूवी आई थी रोबोट, जहां एक रोबोट बनाया गया था। अब वो रोबोट को कैसे ना मार्केट में रिलीज नहीं किया, क्योंकि उसको इमोशंस नहीं होते। अब वो रोबोट को सिखाया जाता है कि भाई जो बंदूक लेके आए ना आतंकवादी, उनको मार देना है। बट समझो कोई अच्छा पुलिस वाला बंदूक लेके जा रहा है, वो इंटरप्रेट करता है बंदूक है, आतंकवादी मार देता है उसको।
सो इनमें कैसा होता है ना, इनमें इमोशंस नहीं होते। उसमें ना उस पिक्चर में एक बहुत ही कमाल का सीन दिखाया था कि बनाया बहुत अच्छा रोबोट को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक बिल्डिंग में आग लग जाती है तो भाई ये उड़ के जाता है, ओके, अंदर है ना सबको बचाता है। अब उसमें कैसा होता है ना कि एक लड़की नहा रही होती है, और वो सीन में कितना खूब ही परफेक्ट एग्जांपल के तौर पे बताया है कि लड़की नहा रही है तो बिना कपड़े के, ये फिर भी क्या करता है, उसको उठा के यूं ही बाहर ले आता है, और बाहर पूरी मीडिया खड़ी होती है। फिर उस पिक्चर में है ना डैनी साहब जो होते हैं, डैनी वो है ना, ये होते हैं विलन होते हैं, तो वो बोलते हैं कि देखा तुम्हारा रोबोट फेल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेल है, क्योंकि इसके पास इमोशन नहीं है, इसको इतनी भी अक्ल नहीं है कि लड़की ने कपड़े नहीं पहने हैं तो पहले उसको ढक लेना चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट, एक डिग्निटी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बचाना, इसको क्या बताया, आग लगी मुझे बचाना है, आग लगी बचाना है, आग लगी बचाना है, ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको ओन वर्ड्स में लिखना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास कैसा है ना, इमोशंस नहीं होते हैं, इनके पास सेंसेशंस नहीं होते हैं, ओके, इनको फीलिंग्स नहीं समझता है, तो ये इनका लिमिटेशन है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ कुछ एरियाज में यूज कर सकते हैं हम लोग, जैसे स्पीच रिकॉग्निशन। अभी हम लोग मोबाइल में जैसे बोलते हैं हेलो गूगल, तो गूगल देवी बोल उठती है नमस्ते, देवी प्रकट हो गई है, मांगिए क्या मांगते हो राइट। जैसे आईफोन में मैंने बोला हेलो सीरी, सीरी आई लव यू, सीरी सेज सॉरी दैट्स नॉट माई जॉब राइट, सीरी भी मना कर दे रही है, बोलो। अब होता क्या है ना कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बहुत सी बार तो ऐसा होता है कि आप बोलते हो और वो टाइप होने लगता है, तो ये क्या कर रहा है, स्पीच रिकॉग्निशन कर रहा है। ये आपको वातावरण, वेदर का भी फोरकास्ट दे सकता है। ये आपके ईमेल में जितने फालतू मेल आते हैं उसको अलग कर देता है, पकड़ लेता है, उसको पहचान लेता है। फ्रॉड फोन कॉल्स को पहचान लेता है। अब जैसे हम लोग मोबाइल पे ट्रू कॉलर ऐप डाउनलोड करते हैं, वो पहले बता देता है कि हाँ फ्रॉड कॉल है, स्पैम कॉल है, हैरेसमेंट कॉल है, क्रेडिट कार्ड के लिए फोन करेगा, इसके लिए फोन करेगा, ये है वो है, दुनिया भर का नाटक है, राइट। मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम आता है, तरह तरह की मशीनें काम आती हैं, ओके, राइट। सो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पे आएगा ना तो ओन वर्ड्स में ये सब पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए तुमको लिख लेना है, राइट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। लिया? ऑल राइट बच्चों, एक्चुअली ना तबीयत सही नहीं चल रही है मेरी, ओके, बट मैं चाहता हूं कि मेरे तुम जो सारे प्यारे के प्यारे बच्चे हो, तुम सबका है ना कहीं पर भी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अटके नहीं, बायोलॉजी हो या नीट हो या साइकोलॉजी हो, ओके, जितना मुझसे बन पड़ेगा ना मैं करने की कोशिश करूंगा। सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर अबाउट इंटेलिजेंस, दैट इज साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 2, और इस चैप्टर का हो गया स्वाहा। इसका तुम प्रॉपर नोट्स बना लो, ओके, और एग्जाम में ना सिर्फ इतना ही रीड करके जाना, ओके, एंड यू विल रियलाइज द फैक्ट दैट कि तुमको है ना 100 में से आराम से डिस्टिंक्शन आएगा, 75 प्लस आएगा। थोड़ा इंग्लिश ग्रामर हैंडराइटिंग अच्छा है ना तो अच्छे से अच्छा मार्क्स निकाल लेगा। मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम के सिर्फ 10 दिन पहले पढ़ाई की है साइकोलॉजी, पूरे साल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा है और एग्जाम के सिर्फ 10 दिन पहले साइकोलॉजी पढ़ा है और 80, 85, 88 मार्क्स निकाले हैं साइकोलॉजी में। सो आप लोग भी इस तरह से करते रहिए, किसी बात का स्ट्रेस मत लीजिएगा। और ये था हमारा आज का साइको क्लास, दैट इज इंटेलिजेंस। Till then, keep supporting and give these lectures to your friends also, okay? And let us make it a point that कि सबका benefit हो, because we are having nourishing behavior, we are socially more intelligent, and we are emotionally more intelligent. We understand the pain and the trouble of students, and we understand the problem of people, and we try to help as much as possible. Till then, keep reading and keep rocking, and thank you for watching this video patiently like humans. जंगली नहीं हो गए तुम, इंसान की तरह तुमने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप रीडिंग एंड कीप रॉकिंग। नमस्ते।